हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए बायोलॉजी का, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का सूक्ष्म जीव से मानव में क्या क्या कल्याण हो सकता है, क्या क्या फायदे हो सकता है मानव के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और कुछ हम लोग देखे भी थे कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हम लोग के लिए फायदेमंद होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि रसायन, एंजाइम, एवं अन्य जैविक सक्रिय अणु के लिए किस तरह सूक्ष्मजीव सहायता करता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सूक्ष्मजीव, जीवाणु का विभिन्न प्रकार के रसायन। सूक्ष्मजीव के रूप में हम लोग कुछ भी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कवक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं। सूक्ष्मजीव या जीवाणु के विभिन्न प्रकार के रसायनों, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणुओं का उत्पादन में व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है, अल्कोहल एवं एसीटोन बनाने के लिए। तो अल्कोहल और एसीटोन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। शर्करा के घोल से ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन का निर्माण क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ बोला गया है, जो शर्करा का घोल होता है, शर्करा के घोल से क्या चीज़ प्राप्त करना, तो ब्यूटाइल अल्कोहल या एसीटोन बनाने के लिए, ब्यूटाइल अल्कोहल का बात करें या एसीटोन बनाने के लिए हम लोग दो जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। एक यहाँ पर जीवाणु का नाम लिखा हुआ है क्लोस्ट्रीडियम एसिटो ब्यूटाइलिकम जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल के उत्पादन में ईस्ट का, ये तो हम लोग पहले जान चुके हैं, एथेनॉल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, ईस्ट का। एथेनॉल जो होता है CH3CH2OH होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हमको पहले से पता है। ये जो एथेनॉल होता है यही अल्कोहल होता है, शराब के रूप में उपयोग होता है। तो ये किसके प्रयोग से बनता है, तो ये ईस्ट के प्रयोग से। ईस्ट एक प्रकार का क्या है, कवक होता है। ईस्ट क्या होता है, तो कवक होता है। कवक क्या है, तो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ कार्बनिक अम्ल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा दिया है कार्बनिक अम्ल किस प्रकार से बनता है जीवाणुओं से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों का निर्माण सूक्ष्म जीव एवं जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कार्बनिक अम्ल का बात करेंगे, सिट्रिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वैसा अम्ल होता है जो हम लोग बोल सकते हैं, जो जीवों से जो अम्ल पदार्थ निकलता है उसको हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे हम लोग पता है कि सेब खाते हैं, सेब में भी कार्बनिक अम्ल होता है, उसमें कार्बनिक अम्ल होता है। या कोई भी खट्टा चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। तो वैसे सिट्रिक अम्ल जो होता है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एक कवक से होता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एक कवक से होता है, और उस कवक का नाम क्या है, तो एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा होता है। ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन जो होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकल नामक जीवाणु के द्वारा होता है। लैक्टिक अम्ल का बात करेंगे तो ये किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, बनता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये कुछ कार्बनिक अम्ल दिया हुआ है जिसका नाम, जो अलग अलग जीवाणुओं के द्वारा देखने को मिलता है इसका उत्पादन। थोड़ा बहुत हम लोग एंजाइम के बारे में बात करेंगे। एंजाइम का भी निर्माण होता है जो कि जीवाणु इसमें भी सहायता करता है। तो कपड़ों की धुलाई में लाइपेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों को साफ करने के लिए हम लोग लाइपेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। यह एक अपमार्जक है। अपमार्जक मतलब वैसा कोई भी सर्फ बोल सकते हैं या साबुन बोल सकते हैं जो कपड़ों को साफ करता है। अपमार्जक की तरह कपड़ों से तेल द्वारा दाग को हटा देता है। जो तेल से जो दाग लगा हुआ रहता है तो उसको ये क्या करता है, हटाता है। फल रस को साफ करने में पैप्टिकेनेज एवं प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अगर फल रस जो होता है उसको साफ करने के लिए दो एंजाइम का नाम यहाँ पर दिया हो जो इसको इस सहायता से साफ किया जाता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएजेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इन एंजाइमों के सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न किया जाता है। तो ये एंजाइम किससे निर्माण किया जाता है, तो सूक्ष्म जीव से ही इस सब एंजाइम का निर्माण किया जाता है।
आप जानते हैं कि हृदयघात का मुख्य कारण हमारे खून की वाहिकाओं के थक्के का जमना है। इसे हटाने या थक्का स्फोटक में स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। तो रक्त जो हार्ट अटैक आता है लोगों को, इंग्लिश में यहाँ पर समझ सकते हैं, जो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक कैसे आता है? तो उसमें क्या होता है कि उसके नली में रक्त का थक्का जम जाता है। नली में क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है। तो उसको हटाने के लिए एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, और वो एंजाइम का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम है, जो कि इसके सफलतापूर्वक क्या करता है? रक्त को थक्का को खत्म करता है। यह एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु को आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित करने के बाद तैयार किया जाता है। तो ये एंजाइम बनाया कैसे जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, तो ये कौन सा जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है? तो इस जीवाणु का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है, इसी जीवाणु के द्वारा ये बनाया जाता है। इससे वैसे रोगियों का काफ़ी मदद मिलता है जिसका हृदयघात हो, मतलब जिसका हार्ट अटैक का शिकारी हो, मतलब जिसका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, तो वैसे ज़्यादा वैसे रोगियों के लिए ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। आगे दिया हुआ अन्य जैव सक्रिय अणु में भी सूक्ष्मजीव सहायता करता है। एंजाइम के अतिरिक्त अन्य जैव सक्रिय अणु भी सूक्ष्मजीव से उत्पन्न किए जाते हैं। तो एंजाइम का अतिरिक्त और भी जैव सक्रिय कुछ अणु होते हैं जो किससे? कुछ सूक्ष्मजीव से उत्पन्न किए जाते हैं। ट्राइकोडियम पॉलीस्पिरम नामक कवक से एक जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है। तो नामक कवक से एक जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है। इसका प्रयोग वैसे रोगियों में किया जाता है जिसके शरीर के अंगों का प्रतिरोपण होता है। जैसे अगर कोई अंग खराब हो चुका है किसी के शरीर का, तो उसको हटाकर दूसरे उसके जब स्थानांतरित लगाया जाता है दूसरे के शरीर से निकाल के। जब ऐसा किया जाता है तब हम लोग को जरूरी होता है वहाँ पे जैव सक्रिय अणु का, जिसको साइक्लोस्पोरिन के बारे में बताया गया है, तो उसका वहाँ पे जरूरत होता है। तो ये जैव सक्रिय अणु प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार एक ईस्ट मोलस्कस परक्यूरियस से स्टेनिन व्यापक रूप से तैयार किया जाता है। जो मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में बहुत प्रभावी होता है। तो ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का शिकार बहुत लोग होते हैं, उसका ज़्यादा मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। यह उस क्रिया को प्रभावित करता है जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है। वस्तुतः यह कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम को कार्य करने से निरोधित करता है। इसके फलस्वरूप कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो वही है, उसके मात्रा को क्या करता है? खत्म करता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में जब निकलता है कोलेस्ट्रॉल शरीर में, तो उसको ये निरस्त करता है, उसको रोकने का काम करता है। अब सिरका के उद्योग में भी क्या किया जाता है? सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। सिरका इंडस्ट्री, विंजर इंडस्ट्री। सिरका का निर्माण शर्करा घोल में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का प्रयोग होता है, जो ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा यह कार्य करता है। सिरका हम लोग पता है कि अचार वगैरह में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक जीवाणु होता है जो कि ये काम करता है, इसको सही रखने में, इसका शर्करा घोल में इसको एसिटोबैक्टर एसिटाइल नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। रेशे का रेटिंग। अब रेशे का रेटिंग क्या है? रेशे का मतलब होता है कि जो धागा होता है, तो जूट, सन तथा पटसन के रेशे को तैयार करने में जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम की आवश्यकता होती है। तो ये जीवाणु का नाम दिया हुआ है क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु जो होता है, ये रेशे बनाने में मदद करता है। जो धागा होता है, धागा का निर्माण करने में मदद करता है।
जो जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे जीवाणु होता है? तो जल में होता है। जूट तैयार करने में कॉर्कोरस कैप्सुलरिस सन के लिए लाइमन यूसिटैटिसिमम एवं पटसन के लिए कैनाबिस सैटाइवा के तनों की रेटिंग की जाती है। इसके लिए परिपक्व तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो दिया जाता है। तो देखा जाता है जब जूट वगैरह का खेती होता है तो उसको क्या किया जाता है कि काटने के बाद उसको क्या नदी के किनारे पानी में डुबो के छोड़ दिया जाता है। और वही पानी में कौन सा जीवाणु होता है? तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु जो होता है उसको रेशे बनाने में वो क्या करता है? मदद करता है। तो इसलिए पटसन के लिए कौन करता है? कैनाबिस सैटाइवा के तनों के रेटिंग की जाती है। इसके लिए परिपक्व तनों के कुछ मुगरी पीटा जाता है और रेशे को अलग किया जाता है। तो उससे रेशा निकलने लगता है। इस प्रकार तने से रेशे अलग करने की क्रिया को, जब रेशे को अलग करने की जो क्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। तो रेशे का रेटिंग का मतलब है कि रेशे को अलग करना। उससे रेशा बनने का कारण क्या होता है? तो इसको हम जब पानी में डालते हैं तो उसमें यही जीवाणु कार्य करता है। तो पूरा रेशा मतलब अलग अलग हो जाता है। अब आगे दिया है कि चाय के उद्योग में भी क्या होता है? सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। चाय के पत्तियों पर कुछ जीवाणु किण्वन क्रिया संपादित करती है। तो जो चाय की पत्ती होती है उस पर कौन सा क्रिया होता है? किण्वन क्रिया संपादित होती है। इससे चाय के पत्तियों में विशेष स्वाद या सुगंधित आ जाती है। इससे चाय के पत्तियों में क्या हो जाता है कि विशेष प्रकार के स्वाद या सुगंधित आ जाता है। इस क्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जो चमड़ा होता है कोई भी जीव का, जंतु का, जो त्वचा का चमड़ा होता है उस पर वसा लगा रहता है। क्या रहता है? तो वसा रहता है। उसके ऊपर वसा जमा हुआ रहता है। तो वही वसा को हटाने के लिए, उसी वसा को हटाने के लिए सूक्ष्म जीव मदद करता है। तो चमड़े का उससे क्या हो जाता है? शोधन हो जाता है और चमड़ा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तंबाकू के उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्म जीव का प्रयोग तंबाकू के उद्योग में भी किया जाता है। कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस आदि तंबाकू के पत्तियों में किण्वन क्रिया करते हैं और इसके पत्तियों का स्वाद एवं सुगंधित में वृद्धि करते हैं। तंबाकू के जो पत्ती होते हैं उसके स्वाद को स्वादिष्ट बनाते हैं और सुगंधित कर पाते हैं, उसमें वृद्धि कर पाते हैं किण्वन के प्रोसेस से। जैसे कि यहाँ पर कुछ जीवाणु का नाम दिया हुआ है बैसिलस मेगाथीरियम और भी दिया हुआ माइक्रोकोकस जीवाणु, जो कि ऐसा काम करता है। और सूक्ष्म जीव कहाँ पे काम करता है? तो वाहित मल जल उपचार में सूक्ष्म जीव, जो वाहित मल जल होता है, जो सीवेज होते हैं, जो कि हम लोग बोल सकते हैं जो नाला वगैरह होता है, ठीक, तो उसमें बहुत सारे वाहित मल होता है। तो उसको शुद्ध करने में भी कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मदद करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जीवाणु वाहित मल जल में मौजूद होते हैं जो कार्बनिक प्रदूषकों को अपने में ग्रहण कर इसे क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। जो भी उसमें कार्बनिक प्रदूषक पदार्थ होते हैं तो उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, लेते हैं और उसको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। आप जानते हैं कि प्रायः घरों, शहरों, उद्योगों आदि जगहों से वाहित मल काफ़ी मात्रा में प्रतिदिन निकलते हैं। नदियों में बहा भी दिया जाता है, ये भी देखने को मिलता है। जो निकट के जलाशयों, कहीं पर नदी होते हैं, झरने होते हैं, उसमें उसको बहा दिया जाता है। तो इस वाहित मल जल में मवेशी, मनुष्य एवं अन्य जीवों के मल मूत्र सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या होता है? मल मूत्र जो होता है किसका किसका? कोई भी मवेशी हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, या अन्य जीव जंतु का हो सकता है। चूँकि इसी वाहित मल जल के कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में रहते हैं, अतः इससे जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप जलाशय के जल में घुली ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है।
अगर ये सब वाहित मल अगर उसमें पानी में रहेगा तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है उसका मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इससे बायो के केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम लोग BOD में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, BOD में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जल का जलीय जंतुओं का साथ साथ मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता है। इसके सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए आवश्यक है कि वाहित मल को जलाशयों में बहाने के पहले इसका समुचित उपचार किया जाए। घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के वाहित मलों के उपचार की भी बुनियादी पद्धति एक समान होती है। हालांकि इसके उपचार को विभिन्न चरणों में बांटा जाता है, लेकिन इसमें मुख्यतः परपोषित सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है, जो वाहित मल जल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। वाहित मल के उपचार के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। देखो सिंपल यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको नदियों या नलों में बहा देते हैं तो उसमें क्या होता है, जाके ये तालाबों वगैरह में गिर जाता है। तालाब में जब गिरता है तो तालाब में क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन का मात्रा होता है ऑक्सीजन का मात्रा घटने लगता है। इसका कारण क्या होता है कि उसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होने के बाद उसमें अन्य सूक्ष्म जीव बहुत सारे संख्या में क्या होने लगता है, वृद्धि करने लगता है। अब ये जब सूक्ष्म जीव वृद्धि करता है तो उस जल के पानी को, उस जल में जो पानी होता है तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को इस कमी करने लगती है, ऑक्सीजन को क्या करने लगता है, घटाने लगता है। और उसी ऑक्सीजन को जब घटने लगता है, जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको किससे मापते हैं, BOD। तो यही BOD में वृद्धि दिखाने लगता है। BOD का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर पानी में अगर ऑक्सीजन की कमी होगा तो ये BOD का मान क्या होने लगता है, बढ़ जाता है। ये बताता है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा हम लोग को पता चलेगा कि उसमें ऑक्सीजन क्या है, कम घुले हुआ है, मतलब उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जीव के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदायक होता है और वो मरने लगता है। इसीलिए जब भी हम लोग तालाबों या नदियों में पानी को बहा देते हैं वाहित मल को, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, उसका उपचार कर लेना चाहिए कि ऐसा न हो जिससे उसमें रहने वाले जीव के लिए हानिकारक न बन सके। इसलिए उसका उपचार का कुछ चरण होता है, कुछ स्टेप होता है कि कैसे वाहित मल को सबसे पहले हम लोग उपचार कर ले और तब जाके उसके बाद हम लोग उसको क्या करें, नदियों या तालाबों में उसको बहाएं। इसका उपचार क्या क्या होता है इसको यहाँ से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इसका प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो अगर प्राथमिक उपचार का बात करेंगे तो इस चरण में मूलतः वाहित मल जल मौजूद छोटे बड़े लंबित कणों को अलग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो वाहित मल होता है तो उसमें जितना भी बड़ा बड़ा कण होते हैं, जितना भी बड़ा बड़ा कण होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। और इसको अलग करने का भौतिक विधि होता है, उसका अलग करने का भौतिक विधि होता है, जैसे आसवन विधि, प्लवन विधि या छानन विधि या निस्यंदन विधि। मतलब या तो उसको छान कर अलग कर दे, या जो बड़े बड़े कण होते हैं खुद ही नीचे जाकर जम जाते हैं तो उसको वहाँ से अलग कर ले। ये पहला तरीका है क्या करने का, प्राथमिक उपचार करने का, कि जो वाहित मल जल होते हैं उसमें बड़े बड़े जो भी बेकार के पदार्थ उसको पहले छान कर या निस्यंदन करके अलग कर ले। सर्वप्रथम तैरते हुए कणों का अन्य गंदगियों को छान कर क्या कर ले, जो उसमें तैर रहा है उसको पहले क्या कर ले, छान के निकाल ले। इसके बाद और साधन द्वारा बालू के कणों को छोटे छोटे रोड़े आदि को अलग किया जाता है। तो वही छोटे छोटे जो बालू के कण होते हैं उसको उसमें से अलग किया जाता है। वाहित मल जल में बचे अन्य भारी गंदगी है जो ठोस कणों के रूप में रहती है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे ही नीचे बैठेगा तो प्राथमिक अवमल कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, जो नीचे बैठ जाता है उसको हम लोग प्राथमिक अवमल के नाम से जानते हैं। ऊपर अवस्थित वाहित मल जल को अब कुछ स्वस्थ हो जाते हैं। अभी सब जितना क्रिया कर लेते हैं तो क्रिया करने के बाद अब वो क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हौला कण होता है अभी से ऊपर दहते रहता है तो उसको छान कर अलग कर ले, ठीक है, उसको पहले छान के अलग कर ले। उसके बाद जो नीचे वाला रहता है, जो भारी कण रहता है वो नीचे बैठ जाता है। तो बैठ जाने के बाद उसको अभी अलग हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्राथमिक उपचार हो गया, हम लोग प्राथमिक उपचार से उतना हम लोग क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले ये काम कर लेना है। अब द्वितीय उपचार हम लोग क्या करते हैं, जैविक उपचार करते हैं। प्राथमिक उपचार कैसा था, भौतिक था। भौतिक मतलब ये हम लोग क्या करते हैं, कोई मशीन के सहायता से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जैविक उपचार का बात करेंगे तो ये कोई ना कोई रसायन का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जितना भी बेकार के हानिकारक पदार्थ है उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो जैविक उपचार में क्या करते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इस चरण में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर
इसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। वही चीज़ हम लोग पढ़ ही रहे चैप्टर कि अब ये सूक्ष्म जीव होगा, ये क्या करेगा, हम लोग को फायदेमंद के लिए होगा। उपयोग कर कार्बनिक प्रदूषकों का अपघटन कराया जाता है। तो जिसमें उसमें जितना भी कार्बनिक प्रदूषक होता है, जो बेकार का पदार्थ होता है, उस सूक्ष्म जीव द्वारा उसका अपघटन कराया जाता है, मतलब छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए वायवीय सूक्ष्म जीवों का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीकरण ताल, तो देखो उसमें अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो इसलिए ऑक्सीकरण ताल, ऑक्सीकरण ताल या यांत्रिक वातन टंकियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीकरण ताल के जल में, ताल मतलब नीचे हो गया, तल के जल में कार्बनिक पदार्थों की मौजूदगी चलते शैवाल एवं सूक्ष्मजीव अच्छी वृद्धि करते हैं। अब ये देखो उसमें ऑक्सीकरण ताल बनाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन का कमी न हो सके, और जिसके कारण क्या होता है, जो हम लोग सूक्ष्मजीव जिसको उसको विघटित करने वाला है, उसका मात्रा उसमें क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जब उसको हम लोग ऑक्सीकरण ताल उसमें बना देते हैं तब जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करना शुरू कर देता है, एवं जो शैवाल उसमें रहता है, शैवाल में भी वृद्धि होता है। शैवाल इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाले CO2 को क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेता है। जब ये क्रिया करते रहता है सूक्ष्मजीव, तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्मजीव अभी ऐसे कि सांस लेगा तो क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो कौन उसका उपयोग कर लेगा, जो शैवाल उसमें छोड़े है वो उसका उपयोग कर लेगा। शैवाल, इसलिए शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन को बनाता है। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो वहाँ से उसको ले लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर हानिकारक नहीं हो पाएगा, जिससे जीवाणु अपनी वृद्धि कायम रख पाते हैं। और इस प्रकार ऑक्सीकरण ताल में शैवाल और जीवाणु के बीच सहजीविता का कायम रहती है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है ये लोग। जीवाणु को इससे क्या हो जाता है, जीवाणु का फायदा होता है, जो जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो शैवाल ले रहा है, शैवाल क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन कौन ले लेगा, जीवाणु ले लेगा। तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस क्रिया में हानिकारक जो जीवाणु पैदा नहीं हो पाते हैं, जितना भी हानिकारक जीवाणु होते हैं पैदा नहीं हो पाते, धीरे धीरे वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जितना भी कार्बनिक प्रदूषण होता है पूरी तरह से वो समाप्त हो जाता है। BOD के बारे में और भी थोड़ा यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। जितना इंपॉर्टेंस होगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे दिया है, यांत्रिक वातन टंकियों में यांत्रिक रूप से वायवीय जीवाणु के लिए हवा प्रवाहित किया जाता है। इसके लिए पंप या वातक का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन जीवों को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहे, और इससे वायवीय सूक्ष्म जीव लगातार एवं प्रबल वृद्धि कर जीवाणु झुंड के रूप में उन्नत या फ्लाक बनते रहे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसा इसमें उपयोग ही करते हैं कि जिससे क्या हो, लगातार उसको ऑक्सीजन मिलते रहे, और ऑक्सीजन लगातार मिलते रहेगा तो अभ्यास है कि उसमें जो हम लोग वायवीय सूक्ष्म जीव छोड़े हुए हैं उसका वृद्धि तेजी से होते रहता है। फ्लॉक के जीवाणु की कॉलोनी के साथ साथ कवक के तंतु मिले रहते हैं एवं जालीनुमा संरचना बन जाती है। अपनी वृद्धि के दौरान सूक्ष्मजीव वाहित मलजल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का खपत करते रहता है, और इस दौरान बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड DOB अधिक रहता है। तो उस टाइम शुरुआत में DOB अधिक रहता है, लेकिन DOD BOD की जल में उपस्थिति कार्बन प्रदूषकों के सांद्रता को बताता है। अगर इसका मात्रा ज़्यादा होगा तो मतलब जल में ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक प्रदूषक है। किसी भी जल में अगर BOD की सांद्रता अधिक हो तो उसका अभिप्राय यह है कि वह जल कार्बनिक प्रदूषकों से संपन्न है। तो वही चीज़ हम पहले ही बता दिए कि BOD जिसमें ज़्यादा रहेगा और बेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषक जल रहेगा। इस प्रकार BOD के ऑक्सीजन की उस मात्रा को इंगित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको ऑक्सीकृत जितना का कर पाता है वही BOD का मात्रा को इंगित करता है। जो जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का खपत करता है
त्यों बीओडी की सांद्रता घटती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताना चाहते थे कि जब जितना जल्दी जल्दी अगर उसमें जितना भी बेकार के पदार्थ है, कार्बनिक प्रदूषक है, उसको जैसे जैसे जीवाणु खत्म करते जाएगा तो बीओडी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जिस पानी का बीओडी का मान जितना कम रहेगा वो कहा जाएगा कि वो उतना शुद्ध पानी है। बीओडी का मान जितना ज़्यादा रहेगा वो बोला जाएगा कि वो अशुद्ध पानी। सिंपल इस चीज़ को एक दूसरे पर डिपेंड है, ध्यान रखना है कि बीओडी का मतलब क्या है। बीओडी अगर किसी पानी का बीओडी बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बीओडी का मात्रा अगर अधिक बताया जा रहा है मतलब उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मतलब वो अशुद्ध है, मतलब उसमें कार्बनिक प्रदूषक बहुत सारे हैं। अगर बीओडी का मान कम बताया जा रहा है तो मतलब इसका उल्टा हो गया। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है। और ये फिल्ट्रेशन करने का, यहाँ पे प्यूरीफाई करने का तरीका भी बताया गया है, कैसे हम लोग वाइट मल जल को हम लोग पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये हम लोग ऊपर में बात कर चुके हैं कि हम लोग इसको किस प्रकार से क्लीन करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे प्लान लाया गया है, गंगा एक्शन प्लान, गंगा को पूरी तरह शुद्ध करना, यमुना को भी पूरी तरह से शुद्ध करना, उसमें जो बीओडी का मान है उसका मान को घटाना। तो ये सब बहुत सारा तरीका अपनाया गया जिसमें आज के डेट में अब अगर देखा जाए तो पहले तुलना में गंगा हो या यमुना नदी हो, उसके पानी को बहुत शुद्धिकरण किया गया है ये सब उपचार करके। इसके बाद का इसमें जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ना है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। जो बायोगैस का निर्माण होता है, बायोगैस का भी निर्माण हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से कि बायोगैस का निर्माण किस प्रकार से होता है और उसमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायता करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।